I think that this event also underlines that our democracy hasn't evolved in a way it should have been, and there are some uncharted territories, some spaces where ideally, according to Constitution, we should have gone, but when we go there, as if there is some dynamite is there which blasts. You can't go to those territories. Though it is there in Constitution, in law books, you can convert, you can change your religion, you can have your faith, you have right to do so many things. But in practice, in real life, there is a problem in going there, because somebody देखिए, इसमें एक चीज़ है कि संविधान हमें बहुत सारी आज़ादियाँ दे रहा है, कानून की किताबें बहुत सारी आज़ादियाँ दे रही हैं, फिर भी जो मैं कह रहा था उसका मतलब ये कि कुछ ऐसे टेरिटरीज हैं जहाँ जब आप एक्चुअली पैर रखते हैं तब पता चलता है कि आपके नीचे से कुछ फूट गया है, बम फट गया है। वरना क्या है, ये घटना क्या है कि मैं एक धर्म में हूँ, एक धर्म से मैं दूसरे धर्म में जा रहा हूँ, जो आज़ादी मुझे भारत का संविधान देता है, जो आई थिंक चैप्टर 3 में हमें ये आज़ादी हमें मिली हुई है कि हम इस तरह के अपने लिबर्टीज़ को एक्सरसाइज कर सकते हैं। धर्म बदल लेना या किसी दूसरे धर्म में जाने एक सिंपल प्रोसेस है, दुनिया की ज़्यादातर डेमोक्रेसी जिसको अलाउ करती है। तो आप जब एक धर्म से दूसरे धर्म में जाते हैं तो पिछले धर्म की बातों को नहीं मानते हैं और एक नए धर्म को मानते हैं जो आपको अच्छा लगता है, ये आपकी चॉइस है, जिसका जो इस टॉपिक में है। तो बाबा साहब जिस समय बॉर्न हिंदू थे, बॉर्न हिंदू से बुद्धिज़्म की तरफ जब जा रहे हैं तो पीछे मुझे क्या क्या नहीं करना है और मैं क्या करूँगा, ये मेरे ख्याल से 22 प्रतिज्ञाओं का 2 हिस्से में बांट सकते हैं कि मैं पीछे ये कर रहा था, ये नहीं करूँगा और अब क्या क्या करूँगा। मतलब ये मेरे ख्याल से आप सबों को मालूम होगा। तो इसमें ऐसा कोई आसमान फटने जैसी बात नहीं है। एक मुसलमान अगर हिंदू धर्म में जाएगा तो बोलेगा कि मैं पीछे ये मान रहा था, ये मैं नहीं मानूंगा और अब ये मानूंगा। यही कन्वर्सन का मतलब ही यही है कि मैं एक किसी खास प्रैक्टिस में हूँ और उस प्रैक्टिस को नहीं करूँगा। खास करके शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए तो बहुत नेचुरल है कि जिस धर्म ने उन्हें इतनी ज़्यादा पीड़ा दी, इतनी तकलीफ़ें दी जिसकी कि आप विश्व इतिहास में कोई तुलना नहीं है, वहाँ से निकलकर अगर कोई लिबरेट होता है, मुक्ति के रास्ते पर चलता है, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा एजिटेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसी घटनाएं बता रही हैं कि भारत का जो डोमिनेंट, जो प्रभावशाली डिस्कोर्स है, वो इस तरह की बात को नहीं करने दे रहा है। तो हमें लग रहा है कि इस डिबेट के जरिए जो अगर हम कामयाब होते हैं इस डिबेट में, तो हम असल में भारतीय लोकतंत्र का वो हिस्सा क्लेम करेंगे जो कागज़ पर है और ज़मीन पर नहीं है। एक्चुअली वो अधिकार हमें मिला हुआ है, लेकिन जब हम उसको एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कितना हंगामा हो रहा है। तो ये अगर इस लड़ाई का महत्व इस मामले में है, इसलिए नहीं कि एक व्यक्ति का एक पद है, वो मंत्री था नहीं है, रहेगा, ये उस कहानी का एक छोटा हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इससे आज़ादी का एक पूरा दायरा खुलेगा। तो मैं इसको बहुत गंभीरता से इस मामले को आप सब लोगों की भी नज़र है क्या हो रहा है, क्योंकि ये अपने आप में कितनी चिंता की बात है कि एक व्यक्ति जिस पर अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, वो पॉलिटिकल सिचुएशन में दबाव वगैरह क्या रहा होगा किसी को नहीं मालूम, अंदर कथाएं हम सब लोगों को नहीं पता होती हैं, जानने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि उनको मंत्री नहीं रहने की स्थिति आई। तो आप सिर्फ 22 प्रतिज्ञाएँ जो भारत सरकार छापते, भंते जी ने बहुत सही बताया, वॉल्यूम 17 22 प्रतिज्ञाएँ उसमें है, इंग्लिश में भारत सरकार ने छापी है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने छापी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने छापी है। हिंदी में वॉल्यूम 40 में पूरी की पूरी 22 प्रतिज्ञाएँ लिखी हुई हैं जो भारत सरकार के सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने छापी हैं। उसको केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जो थे उन्होंने उसकी भूमिका लिखी है, उसको भारत सरकार रिलीज करती है, लाखों की संख्या में छापती है और बेचती है। उन 22 प्रतिज्ञाओं को बोलना
राजनीति की दुनिया में या व्यवहारिक दुनिया में एक अपराध की तरह देखा गया, ये अपने आप में चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि इसको लेकर खास करके जो यहाँ का प्रभावशाली धर्म और उससे जुड़ा हुआ जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो इसको अभी अलाउ नहीं कर रहा है। तो हम लोग अगर इस लड़ाई में थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं तो ये लाखों लोगों की ज़िंदगी पर एक्चुअली इम्पैक्ट करेगा। और ख़ास करके अगर आप देखें कि उस घटना के बाद पूरे देश में इस समय 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ने की बाढ़ आ गई है। मतलब उस कविताएँ बन रही हैं, उस पर लोग उसको गा रहे हैं। मतलब 10-10 हज़ार की भीड़ में वो 22 प्रतिज्ञाएँ बोली जा रही हैं। ये मतलब कम से कम 25 साल से तो मैं भी ऑब्जर्वेशंस कर रहा हूँ कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। ये पहली बार हुआ है। बहुत मुझे लगता है कि 1956 के बाद, बाबा साहब के कन्वर्सन के बाद, और ये एक दूसरा मौका है जब फिर से 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर, नवयान बुद्धिज़्म को लेकर या बुद्धिज़्म को लेकर एक नए ढंग का एक खुद को बताना कि मतलब, क्योंकि आप बुद्धिज़्म में जाते हैं तो कोई ना रिजर्वेशन वगैरह पे कोई इम्पैक्ट तो हो नहीं रहा है, फिर भी लोग उसको नहीं बता रहे थे, अब वो बताना शुरू हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। और मुझे नहीं मालूम कि राजनीति में अगला कदम कौन क्या लेगा, उसमें हम सलाह देने के लिए भी सक्षम नहीं, क्योंकि राजनेता इस मामले में बहुत सबसे सही अपने लिए सोच पाते हैं। लेकिन हमारी पूरी तरह से मंगल कामनाएं रहेंगी। अभी तक में राजेंद्र गौतम जी ने जितना कर दिया वही अपने आप में इतना भारी है, इतना बड़ा इतिहास है। इसके बाद अगर वो कुछ भी ना करें तो भी मुझे लगता है कि उन्होंने एक ऐतिहासिक काम कर दिया है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।